Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss William Wordsworth's poems important points. विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 इससे पहले वाली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ, तो उसे पहले देख लेना। और कंप्लीट पोएम भी जो इम्पोर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की वो पढ़ाई जाएगी, उसके साथ भी कुछ अलग से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, उन्हें भी देख लेना। सो विदाउट डिले कम टू द पॉइंट। ओड टू ड्यूटी इज वर्ड्सवर्थ पोएम विच इज़ डिडैक्टिक एंड इथिकल इन टोन। ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है जो कि बहुत ज़्यादा समर्पित पोएम है, डिडैक्टिक और इथिकल पोएम है। इथिकल मीन्स होता है नैतिक। इट इज़ कंपोज्ड इन 1805। 1805 में ये लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1807 में। वर्ड्सवर्थ हैज़ प्रीफिक्स्ड अ लैटिन मोटो टू इट। वर्ड्सवर्थ ने इसमें एक उपसर्ग ऐड किया था। इसमें एक उपसर्ग है जो कि लैटिन मोटो है। उसमें द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो, इस मोटो का जो ट्रांसलेशन है वो है नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट बट दैट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट। कि वर्ड्सवर्थ ने एक लैटिन मोटो इसमें प्रीफिक्स किया था, मतलब एक उपसर्ग इसमें जोड़ा था, और इस मोटो का जो ट्रांसलेशन है वो है नो लॉन्गर गुड बाय रिजोल्व। दृढ़ निश्चय के द्वारा भी लंबे समय तक अच्छा नहीं बना रह जा सकता, बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट, लेकिन स्वभाव से या आदत से मैं बहुत ज़्यादा कैसा हूँ, हैबिट बाय हैबिट में कैसा हूँ, शिक्षित हूँ। एंड दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट, मैं ना केवल सही काम कर सकता हूँ बल्कि सही से अलग तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी। पोएट नेचर और ड्यूटी के फंक्शन को, ड्यूटी के कार्य को और प्रकृति को ऑफ़र करता है। ही रिकॉल्स ड्यूटी, वह ड्यूटी को क्या कहता है, उसे कहता है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, कि गॉड की आवाज़ की कठोर बेटी। ड्यूटी बिकम्स अ करेक्टिंग रोड, ड्यूटी है ना एक सुधारने वाली रोड बन जाती है, एक छड़ बन जाती है। टू चैस्टाइज दोज पीपल, जो उन लोगों को डांटती है, चैस्टाइज करती है। हु हैव गॉन एस्ट्रे, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। एस्ट्रे मतलब होता है मार्ग से भटकना। द पोएट दो ही हैज़ नॉट फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ ड्यूटी इन द पास्ट मेक्स अप हिज माइंड टू फॉलो द कमांड्स ऑफ ड्यूटी। पास्ट में तो यद्यपि पोएट ने ड्यूटी के डिक्टेट्स को, डिक्टेट मीन्स होता है आज्ञा, हुक्म, तो ड्यूटी की आज्ञा को नहीं माना था, उसे फॉलो नहीं किया था, बट वह अब दृढ़ निश्चय करता है। मेकअप हिज माइंड मीन्स होता है दृढ़ निश्चय करना, तो वह अब दृढ़ निश्चय करता है कि वह अब ड्यूटी की कमांड को फॉलो करेगा, कि जो ड्यूटी हमें आदेश देगी उसे मानेगा। नाउ ही फील्स दैट ड्यूटी दो सेवर इज काइंड एंड ग्रेशियस, वह अब महसूस करता है कि ड्यूटी यद्यपि कैसी है, कठोर है। सेवर, SEVERE, सेवर मतलब कठोर या गंभीर, कि यद्यपि ड्यूटी गंभीर है, कठोर है, लेकिन वो क्या है, दयालु भी और ग्रेशियस, शानदार भी है, सुंदर भी है। ही लाइक्स टू बी हर एनलाइटेंड बॉन्डमैन, वह पसंद करता है उसके एनलाइटेंड मतलब होता है जागरूक दास को, बॉन्डमैन को, मतलब उसके जागरूक दास बनना उसे पसंद है। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ दाई बॉन्ड मैन लेट मी लिव। अब इन लाइनों से पता चलता है कि वो बॉन्ड मैन बनना चाह रहा है उनका, कि एंड इन द लाइट मतलब जैसा ड्यूटी कहेगी वो वैसा ही काम करेगा, मतलब उनके नौकरों की तरह वो काम करना चाहता है। तो एंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के मार्ग पर, सच्चाई के प्रकाश में, दाई बॉन्ड मैन, तेरा बॉन्ड मैन बन करके मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जीने दो, मतलब तुम्हारा नौकर बन करके मैं जीना चाहता हूँ, किसमें, सत्य के प्रकाश में।
तो ये लाइन भी ऑटो ड्यूटी से ली गई है। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ दाई बोन्ड मैन लेट मी लिव। द सॉलिटरी रीपर इज वर्ड्सवर्थ लिरिक। द सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ की लिरिक है, लिरिक पोयम है ये। सम क्रिटिक्स कंसिडर इट अ बैलेड। कुछ जो आलोचक हैं सॉलिटरी रीपर को मांगते हैं बैलेड। और ये पब्लिश हुई है 1807 में। देखो ज़्यादातर पोयम इसकी 1807 में ही पब्लिश हुई हैं। द पोयम सीम्स टू बी अ मोर अ विजन दैन अ पीस ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की अपेक्षा ये दृश्य अधिक लगती है पोयम। वर्ड्सवर्थ गेट्स द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोयम। वर्ड्सवर्थ को इस पोयम को लिखने का जो विचार आया था वो कब आया था? वैन ही पासिस थ्रू अ फील्ड वेयर ही सीज अ हाईलैंड हिल गर्ल। जब वह पहाड़ी लड़की के पास से गुजरा था मैदान में से होकर के, तब उसे इस पोयम को लिखने का विचार आया। तो गर्ल एक सॉन्ग गा रही थी वाइल रीपिंग, फसल काटते हुए। रीप मतलब काटना। शी सीम्स टू बी सिंगिंग इन गैलिक। कुछ गैलिक भाषा में वो गा रही थी। तो गैलिक इम्पोर्टेंट है, गैलिक भाषा में गा रही थी वो। द पोएम हैज़ 32 लाइन्स। इस पोएम में 32 लाइन है, 32 लाइन्स विद 4 स्टैंजा। 4 स्टैंजा है द सॉलिटरी रीपर में और 32 लाइन है। कंसिस्ट 8 लाइन्स ईच। हर एक स्टैंजा में 8 लाइन है। तो 8 4 जा 32, तो 8 चौक 32, 8 लाइन है हर स्टैंजा में और 4 स्टैंजा है, तो 32 लाइन्स टोटल। द पोएट इज़ अ डेमोक्रेट। ये पोएट है ना प्रजातंत्रवादी है, मीन्स जनता के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्रवादी। ही बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ जेंडर। जेंडर की समानता के बारे में बात करता है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ही मेक्स अ सिंपल स्कॉटिश मैडन इन द हीरोइन ऑफ दिस पोएम। वह एक साधारण सी स्कॉटिश, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछेंगे, किस तरीके मतलब कौन सी लड़की थी वो, तो स्कॉटलैंड की लड़की थी, स्कॉटिश मैडन। तो ये एक साधारण स्कॉटिश लड़की को हीरोइन बनाता है इस पोएम की। द सॉन्ग ऑफ दिस गर्ल, इस गर्ल का जो गीत है वो बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला है, थ्रिलिंग, दैन दैट ऑफ अ नाइट एंगल और द कुक्कू। इतना तो जो नाइट एंगल या कुक्कू है ना, बुलबुल और कोयल का गीत भी इतना रोमांचित नहीं करेगा, इतना थ्रिलिंग नहीं होगा जितना कि इस लड़की का गीत। तो यहाँ कंपैरिजन की गई है नाइट एंगल के गीत से और कुक्कू के। तो नाइट एंगल और कुक्कू का गीत भी उसे इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि उस लड़की का गीत अच्छा लगता है। द म्यूज़िक इन दिस पोएम हैज़ अ मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी। इस पोएम में जो म्यूज़िक है ना उसमें कुछ जादुई भूतिया क्वालिटी है। हॉन्टिंग मतलब भूतिया। इट सीम्स दैट शी इज़ सिंगिंग द सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सोरो, डेथ, लॉस और पेन। ऐसा लगता है कि वह लड़की जो स्कॉटिश मैडन है वो एक प्राकृतिक दुख के बारे में गा रही है या हानि के या दर्द के बारे में गा रही है। बट ही इज़ नॉट श्योर ऑफ द थीम, लेकिन उसे विषय के बारे में पूरा विश्वास नहीं है। शी कंटिन्यूज हर सिंगिंग वाइल वर्किंग। वह लगातार गाए जा रही है और काम कर रही है। द पोएट लिसन टू हर सॉन्ग वाइल माउंटिंग अप द हिल। पोएट उस लड़की का गीत सुन रहा है माउंटेन पे चढ़ता, मतलब जो वो हिल पे चढ़ रहा है पहाड़ियों पे, तब वो गाने को सुनता जा रहा है। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर। मेरे हृदय में जिस म्यूज़िक ने जन्म लिया है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और अधिक लंबे समय तक ये नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट पोएम माइकल। माइकल इज़ वर्ड्सवर्थ पेस्टोरल नैरेटिव पोएम। माइकल वर्ड्सवर्थ की एक पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है। पेस्टोरल होता है जो शेफर्ड और शेफर्डेस की पोएम्स होती हैं, जिसमें शेफर्ड और शेफर्डेस दिखाए जाते हैं, गडरिए या गडरिनी दिखाई जाती हैं, तो उन्हें बोलते हैं पेस्टोरल। नैरेटिव मतलब उसमें कुछ स्टोरी होगी। तो माइकल की जो वर्ड्सवर्थ की, माइकल जो है वो वर्ड्सवर्थ की पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है, क्योंकि इसमें स्टोरी भी है। पोएम तो है लेकिन पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है, ये याद रखना। और ये लिखी गई है ओटम में। ओटम मतलब पतझड़ के मौसम में ये लिखी गई है।
इन अर्ली विंटर ऑफ 1800 की शुरुआत की सर्दी में, पतझड़ में भी लिखी गई है, ऑटम में, और अर्ली विंटर ऑफ 1800 में एट डव कॉटेज टाउन एंड ग्रासमेयर में ही लिखी गई है। डव कॉटेज टाउन एंड ग्रासमेयर में। द पोएट राइट्स अबाउट मैन, हार्ट ऑफ मैन, ह्यूमन लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर। पोएट किसके बारे में यहाँ लिखता है माइकल में? माइकल पोयम में, जो कि पेस्टोरल नैरेटिव पोयम है, इसमें लिखता है मैन के बारे में, हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य और प्रकृति के संबंध के बारे में। अब माइकल कौन है? माइकल इज़ अ शेफर्ड, एक गडरिया है। ही लिव्स इन ग्रासमेयर वेल, वह ग्रासमेयर वेल में रहता है, ग्रासमेयर की घाटी में। वेल मतलब घाटी होता है, डेल मतलब भी क्या होता है? घाटी। और वेल वेली से बना, वैली, तो वैली मतलब जैसे घाटी होता है, ऐसे वेल मतलब भी घाटी। तो वह कहाँ रहता है? ग्रासमेयर वेल में। ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, 80 वर्ष का है वो। ही लव्स द रॉक्स एंड फील्ड्स, वह, उसे क्या अच्छा लगता है माइकल को? रॉक्स और फील्ड्स अच्छा लगता है। और इसाबेल इज़ हिज वाइफ, इसाबेल उसकी पत्नी है माइकल की। शी इज़ 20 ईयर्स जूनियर टू हिम, वो उससे 20 साल छोटी है। मीन्स अब कितने की हो गई इसाबेल? 60 साल की। तो इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान रखना। इसाबेल 60 ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि 20 साल छोटी है उससे। तो 80 साल का माइकल है, तो ये कितने की हो गई? 60 की। ल्यूक इज़ देयर सन, ल्यूक इनका बेटा है। इसाबेल वर्क्स एट द स्पिनिंग व्हील, इसाबेल काम करती है चरखा चलाने का, स्पिनिंग व्हील का। इवनिंग स्टार इज़ द नेम ऑफ हिज कॉटेज, उनकी जो कॉटेज है, कुटिया है, उसका नाम है इवनिंग स्टार। द सन ल्यूक अटेंड्स एट द एज ऑफ 18, अभी 18 साल का हो जाता है ल्यूक। मिसफॉर्च्यून कम्स टू द फैमिली, दुर्भाग्य उनके परिवार पर आ जाता है, दुख आता है उनके परिवार पर। ल्यूक लिव्स फॉर लंदन, ल्यूक लंदन चला जाता है। वेर ही टेक्स टू इविल कोर्सेज, जहाँ वो बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाता है। माइकल एंड इसाबेल डाई, माइकल और इसाबेल की डेथ हो जाती है। द कॉटेज इज पुल्ड डाउन, कुटिया गिर जाती है। देयर रिमेन्स द ओक ट्री ओनली, सिर्फ वहाँ एक क्या रह जाता है? ओक ट्री रह जाता है। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ पैथोस, ये पोएम पैथोस से भरी हुई है, दुख से। पैथोस मतलब दुख। इट इज़ माइकल्स मोरलिटी विच हेल्प्स इन फीलिंग द डेप्थ ऑफ पैशन, एम्बिशन एंड पैथोस, ये माइकल की नैतिकता ही है जो पेशन, धैर्य, महत्वाकांक्षा और दुख की गहराइयों को महसूस करने में मदद करती है। माइकल लिव्स टू लव हिज सन, माइकल अपने बेटे ल्यूक के साथ रहना चाहता है। द मोरल फेलियर ऑफ हिज सन ब्रेक्स हिज हार्ट, लेकिन जो उसके बेटे का जो नैतिक असफलता होती है, नैतिक पतन जो होता है, उससे वो बिल्कुल टूट जाता है। कौन? माइकल। ल्यूक इज़ गुड, ल्यूक अच्छा है। वैन ही इज़ इन द कॉन्टैक्ट विथ नेचर, जब तक वह प्रकृति के कॉन्टैक्ट में रहता है तब तक तो ल्यूक अच्छा रहता है। बट वैन ही गोज़ टू लंदन ही बिकम्स अ प्रे टू एविल हैबिट्स, लेकिन जैसे ही वह लंदन चला जाता है तो वह शिकार हो जाता है। PREY मीन्स क्या होता है? शिकार, लेकिन वह बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। हैंस इज़ दिस पोएम, इसीलिए, हैंस मीन्स होता है इसीलिए, यह पोएम वर्णन करती है द ट्रेजेडी ऑफ माइकल शैटर्ड होप, माइकल की टूटी हुई आशाओं की जो ट्रेजेडी है, दुखांत है, उसका वर्णन करती है। इन अनएडोन्ड ब्लैंक वर्स, किसमें? अनएडोन्ड ब्लैंक वर्स में। नेक्स्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ एन एक्सट्रैक्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक भाग है 40 लाइन का। अब ये कहाँ से लिया गया है? 40 लाइन का एक भाग ये वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड से, वर्ड्सवर्थ पोयम है, द प्रील्यूड से लिया गया है। लेकिन ये कौन सी पोयम से लिया गया है? प्रील्यूड की 11 से। कौन सी बुक है? बुक नंबर 11। वर्ड्सवर्थ वेलकम्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन विद एंथुसियाज्म, वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन का उत्साह से स्वागत करता है। He feels that the dreams of utopia will be realized in the actual world, वह यूटोपिया मीन्स होता है मूर्ख का स्वर्ग, काल्पनिक सपने देखना, बस सपने ही देखना। वह मूर्ख के स्वर्ग का सपना देखता है, मतलब वो कल्पनाओं में ही रहता है।
और वो महसूस करता है कि वो एक्चुअल वर्ल्ड में इसे महसूस करेगा। ही प्रस्तुत करता है इमोशन ऑफ द एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो सपोर्टर हैं, जो उत्साही सपोर्टर्स हैं, उनकी भावनाओं को यहाँ पे वो प्रस्तुत करता है। ही ग्लोरीफाइज द करेज एंड एंथुजियाज्म ऑफ द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। वह ग्लोरीफाई करता है साहस को और उत्साह को, लोगों के करेज और एंथुजियाज्म को वो ग्लोरीफाई करता है। जो इक्वालिटी मतलब होता है समानता, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, और फ्रेटर्निटी मतलब होता है भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, फ्रेटर्निटी। तो वह लोगों के करेज और एंथुजियाज्म को ग्लोरीफाई करता है जो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के राइट के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। द एंथुजियास्ट हैव अ विजनरी एक्सपीरियंस ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू स्पिरिट। जो एंथुजियास्ट है ना, उत्साहियों में नई आत्मा की, नए जोश का जन्म का एक काल्पनिक अनुभव है। मतलब उनके अंदर नया जोश है, एंथुजियास्ट के अंदर, जो उत्साही हैं उनके अंदर नया जोश है। अब ये लाइन यहाँ से ली गई है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, प्रील्यूड 11 से है। 40 लाइन की ये एक भाग है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। ब्लिस मीन्स होता है खुशी। देखो ब्लेस अगर हम कहें तो होता है वरदान, यदि हम ई की जगह आई कर दें तो मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, उस समय जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, यदि उस टाइम कोई जीवित हो, अलाइव हो, तो यह उसके लिए खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने वो देखा। बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन यदि उन्होंने देखा है और साथ में वो यंग भी हैं तो ये उनके लिए स्वर्ग के समान है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस द लीच गैदरर, इसका अनदर नेम है लीच गैदरर। वर्ड्सवर्थ की नैरेटिव पोयम है ये, विच इज़ कंपोज्ड एट टाउन एंड ग्रासमेयर इन 1802। देखो 1802 में ही लिखी गई है ये लिखी गई है टाउन एंड ग्रासमेयर इन 1802, पब्लिश हुई है 1807 में। मैंने आपसे बताया था कि ज़्यादातर पोएम पब्लिश हुई है 1807 में। और इट बिगिनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये सुंदर सुबह के वर्णन के साथ शुरू होती है पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। द पोएट गोज़ फॉर अ वॉक, पोएट है ना, वॉक के लिए जाता है। ही इज़ इन अ डिलाइटफुल मूड, अच्छे मूड में है वो। बट सडनली ही बिकम सैड, ही रिकॉल्स चैटरटन एंड बर्न्स हु डाइड इन डेस्पेयर। उसका मूड तो अच्छा है जैसे ही वो वॉक के लिए जाता है, लेकिन अचानक वो दुखी हो जाता है जब उसे याद आती है चैटरटन और बर्न्स की। थॉमस चैटरटन ये एक स्कॉटिश पोएट थे एंड बर्न्स इज़ एन इंग्लिश पोएट। ये निराशा में मर गए थे, इनकी डेथ हो गई थी निराशा में, दुख में। तो इन्हें सोच करके, इनके बारे में सोच करके पोएट दुखी हो जाते हैं वर्ड्सवर्थ। ही सीज अ वेरी ओल्ड मैन विद स्नो वाइट हेयर। अब वो क्या देखते हैं, एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं जिसके बर्फ़ के समान सफ़ेद बाल थे। इन हिज ओल्ड एज ही सीम्स टू बी डूइंग समथिंग। बूढ़ी अवस्था में भी वह कुछ करता हुआ प्रतीत हो रहा है। द ओल्ड मैन ट्राइज टू कलेक्ट समथिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर विद हिज स्टिक। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, तो वर्ड्सवर्थ देखता है कि अपनी स्टिक से है ना, वो वाटर की सरफेस पर, वाटर की सतह से कुछ कलेक्ट कर रहा है। ही आस्क क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करता है। द ओल्ड मैन रिप्लाइज, बूढ़ा व्यक्ति उत्तर देता है। द पोएट फील्स दैट द ओल्ड लीच गैदरर इज सम अननोन मैसेंजर ऑफ गॉड। पोएट महसूस करता है कि जो ओल्ड लीच गैदरर है ना, वो ईश्वर का कुछ, मतलब कोई अनजाना सा मैसेंजर है, वो संदेशवाहक है ईश्वर का दूत है ये तो। दिस ओल्ड मैन सीम्स टू बी गिविंग द मैसेज ऑफ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। अब ओल्ड मैन, उसे कैसा लगता है, जैसे कि उसे रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस का मैसेज दे रहा हो, दृढ़ निश्चय का और स्वतंत्रता का। इवन इन हिज ओल्ड एज, यहाँ तक कि अपनी ओल्ड एज में वह इकट्ठा कर रहा है लीचेस को, मतलब जोक्स को।
इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें बेच करके उसे अर्निंग होगी, तभी वो अपना गुजारा चला सकता है। ओल्ड मैन। द पोएट फील्स एनकरेज्ड वैन एवर ही फील्स सैड ही रिकॉल्स द लीच गैदरर। अब वो एनकरेज हो जाता है, लेकिन जब भी कभी दुखी होता है तो वो लीच गैदरर को याद करता है। He has learned the spirit of resolution and independence in the midst of poverty, old age and suffering. अब उसने जो सीखा है ना, उसने रेजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस को गरीबी, मतलब वृद्धावस्था में और दुख के समय में उसने दृढ़ निश्चय और स्वतंत्रता की स्पिरिट को सीख लिया है। द स्टाइल ऑफ दिस पोएम इज सिंपल एंड इफेक्टिव। पील कैसल, नेक्स्ट पोएम। इलेजियक स्टैंजा सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल। ये जो इलेजियक स्टैंजा है ना, ये सजेस्ट किया गया है बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल से, कि इलेजियक स्टैंजास, ये टाइटल है इसका पूरा, इलेजियक स्टैंजास सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में, पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमॉन्ट, इज द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हु गेट्स द इंस्पिरेशन फ्रॉम सर जॉर्ज बियोमॉन्ट्स पिक्चर पील कैसल इन अ स्टॉर्म। एक स्टॉर्म में पेंट कर रहे हैं सर जॉर्ज बियोमॉन्ट, मतलब ये इनकी पोएम है। इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमॉन्ट, ये पोएम है वर्ड्सवर्थ की। इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमॉन्ट इज़ द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं सर जॉर्ज बियोमॉन्ट की पिक्चर पील कैसल इन अ स्टॉर्म से। अभी जो इन्होंने लिखा है ना, इलेजियक स्टैंजा सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पील कैसल या इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज बियोमॉन्ट, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इन्हें ये इंस्पिरेशन मिली है लिखने के लिए सर जॉर्ज बियोमॉन्ट की पिक्चर पील कैसल इन अ स्टॉर्म से। वर्ड्सवर्थ लिखता है इस पोएम के बारे में, समर में लिखता है 1805 में। देखो 1805 ये ज़्यादातर कंपोज डेट। और पोएट का जो ब्रदर है ना जॉन, वो डूब गया है समुद्र में। दिस पोएम इज़ एन एलेजी रिटन फॉर हिज ब्रदर। ये एलेजी उन्होंने अपने भाई के लिए लिखी है। एलेजी मतलब होता है शोक गीत, दुख के लिए गीत जो लिखा जाता है एलेजी। उनके भाई की डेथ हो गई है, डूब गया है, तो उसके लिए लिखी है उसने ये पील कैसल। हिज ब्रदर मेक्स द पोएट रियलाइज, उसका भाई पोएट को, वर्ड्सवर्थ को, मतलब जो वर्ड्सवर्थ का भाई है, रियलाइज़ कराता है। क्या कहता है कि जो सी की कामनेस है ना, वो डिसेप्टिव है, धोखा है। यदि शांत है ना, सॉरी समुद्र जो यदि शांत है ना, तो ये धोखा है, वो शांत नहीं है, उसके पीछे हिंसा छिपी हुई है। ग्रेट वायलेंस इज हिडन अंडर दिस काम, इस शांति के पीछे महान हिंसा छिपी हुई है, बहुत बड़ी हिंसा छिपी हुई है। नाउ ही कैन नॉट पेंट अ पिक्चर ऑफ पीसफुल जॉय, अब वो खुशी के या आनंद की पिक्चर तो पेंट कर नहीं सकता। पावर इज गॉन, शक्ति तो अब चली गई है। विच नथिंग कैन रीस्टोर, कोई भी ऐसा नहीं है जो पुनर्स्थापित पावर को कर सके, शक्ति को पुनर्स्थापित कर सके। अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल, एक गहन दुख ने मेरी आत्मा को मानवीकृत कर दिया है। ही रेफर्स फर्स्ट टू हिज स्टे नियर पील कैसल, वह पहले तो पील कैसल के पास अपने आश्रय को यहाँ रेफर करता है, पील कैसल के पास ही, कैसल मीन्स होता है महल। ही प्रेसेस द पिक्चर ऑफ ब्यूमॉन्ट, ब्यूमॉन्ट की पिक्चर की तारीफ करता है। हु हैज़ डिपेक्टेड द सी इन एंगर, जिसमें वर्णन किया गया है किस चीज़ का, मतलब ये वर्णन करते हैं एंगर में, क्रोध कैसा है, क्रोध में ना सी है, समुद्र को ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो। कैसल फेसिस द स्टॉर्म, वो कैसल जो है ना महल, वो तूफान का सामना करता है। ही लर्न्स द लेसन ऑफ फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मीन्स होता है धैर्य, और पेशेंस मीन्स भी धैर्य। वह यहाँ पर फोर्टिट्यूड और पेशेंस का सबक सीखता है। ही आल्सो लर्न्स टू सिंपैथाइज, वो सहानुभूति दिखाना भी सीखता है। एंड अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी बेटर, और मानवता को भी अधिक अच्छे से समझ लेता है। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, बिना आशा के तो हम सफ़र नहीं करते, ना ही हम विलाप करते हैं।
जब भी अगर हमें किसी से आशा होगी ना और वो उस पर खरा नहीं उतरेगा, वो वैसा नहीं करेगा जैसा हम अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं उससे, तो तभी हम दुखी होंगे और विलाप करेंगे। तो बिना आशा के हम दुखी नहीं होते और ना ही विलाप करते हैं। ट्रेजेडी मेक्स लाइफ रिचर। दुखांत जो होता है ना, यदि लाइफ में किसी के दुख आता रहे तो ये लाइफ को रिचर बना देती है, धनी बना देती है। डेथ इज़ अ फैक्ट। मृत्यु तो सच्चाई है, तथ्य है। द कैसल एंड स्टॉर्म बिकम्स द सिंबल ऑफ रियलिटी एंड डेथ। महल को दिखाया गया है, किसका सिंबल है ये? वास्तविकता का। और तूफान किसका सिंबल है? ये डेथ का, मृत्यु का। तो द कैसल एंड स्टॉर्म बिकम्स द सिंबल ऑफ रियलिटी एंड डेथ। तो कैसल को तो रियलिटी का सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर, और स्टॉर्म को डेथ का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। और इससे आगे जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे पोएम के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।